अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि वफाकी काबीना में इख्तलाफात हैं, अहम रहनुमाओं की आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मुंतखब अफराद की लड़ाई की वजह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो रही है। गैर मुंतखब अफराद वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़्यादा करीब है। स्पेशल एडवाइज़र्स के ज़रिए हुकूमत चल रही है, ना कि मुंतखब वज़रा के ज़रिए, और वो फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतख़ाबात के बाद टीम अच्छी कुछ और थी और अब टीम कुछ और है, ये एतराज़ होता रहा। अहम पोर्टफोलियो गैर मुंतखब अफराद के पास चले गए। ये बातें नई नहीं हैं। वफाकी वज़रा और अहम वफाकी वज़रा ये बातें करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे, मगर अब ये बातें खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया और ये सब बातें कहीं। इस इंटरव्यू पर आज काबीना इजलास में भी बात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान उठकर जाने लगे तो वफाकी वज़ीर असद उमर ने हाथ उठाकर बात करने की इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे तो आज टीवी देखकर पता चला है जनाब वज़ीर आज़म कि मेरी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर हुई, ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ गया और गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आ गए। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ऐसा इंटरव्यू फवाद चौधरी को नहीं देना चाहिए था। असद उमर के बाद वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने भी एतराज़ उठाया, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बातें इतनी बड़ी मीटिंग में ना करें। इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स काबीना इजलास से चले गए तो फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि मुझसे इस बात पर तज्ज़िया मांगा गया था तो मैंने अपना तज्ज़िया दे दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या इन तीनों की आपस में लड़ाई नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर की लड़ाई से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? क्या इस लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई? क्या जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें नहीं की? वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर आज़म, क्या मेरा तज्ज़िया गलत है? ये लोग बताएं, उनकी आपस में लड़ाई नहीं है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस तरह की बातें मीडिया पर ना किया करें, इससे नुकसान होता है। इसके बाद वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस बात में आखिर क्या शक है? इस काबीना में वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार बैठे हैं और ख़ुद को डिप्टी वज़ीर आज़म समझते हैं। फैसल वाउडा ने एतराज़ उठाया कि वज़ीर आज़म, आपने बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई और इस पार्टी की हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिए पार्टी की कारकर्दगी को मुतासिर करते रहे। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि आइंदा ऐसी बातें मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि वो 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और अपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीरों और मुआवने खुसूसी से दोहरी शहरियत की तफसीलात मांग ली। अब से कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास में होने वाली बातचीत की तरदीद नहीं की और कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी तौर पर गलत बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने पब्लिकली बातें करना से मना किया। फैसल वाउडा ने उसकी पासदारी की, मगर इस बात को इंडोर्स किया कि जो बातें फवाद चौधरी ने की वो सियासी तौर पर गलत बातें नहीं हैं। वफाकी काबीना के इजलास में जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ, उस इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास खेल से ही बाहर हो गई। इस गैप को उन अफराद ने फिल किया जो सियासत में थे ही नहीं, इसलिए इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल कर रह गई। इस सब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मगर उन्होंने वज़ीर आज़म को इस तमाम बातों से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया और तस्लीम किया कि टीम तो लीडर ही ने बनाना होती है। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी बनाई। इंतखाबात के बाद उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। वज़ीर आज़म एक लंबे अरसे तक उन्हें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल बताते रहे, मगर फिर उन्हें हटाकर गैर मुंतखब डॉक्टर हफीज़ शेख को मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया। पहले इतलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, जो पूरे के पूरे पनामा केस में तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाते रहे, नून लीग के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर गैर मुंतखब फिरदौस आशिक अवान को दे दिया गया ओहदा। गैर मुंतखब अफराद का किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना से जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर असद उमर की काबीना में वापसी हुई तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर आज़म के विजन पर तो अमल ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, फवाद चौधरी की इस बात के बाद सवाल उठता है कि असद उमर को निकाला जाना हो या जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, इस सब का ताल्लुक मेरिट और अवाम के फ़ायदे से है या फिर पार्टी की अंदरूनी सियासत से है? जो वज़ीर आज़म के ज़्यादा करीब हो गया, उसने दूसरे के खिलाफ सियासत कर डाली। साथ ही फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल का एहसास है। उन्होंने आखिरी काबीना मीटिंग में खबरदार किया
کہ وزراء کے پاس 5.5 مہینے ہیں، 6 ماہ بعد وقت ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جن افراد کے نام فواد چودھری نے لیے ان کے درمیان کشیدگی نئی نہیں ہے۔ انتخابات سے پہلے بھی اور انتخابات کے بعد بھی ان افراد میں کلامی ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی، میڈیا پر ان کے بیانات سامنے آتے رہے۔ ماضی میں جب جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی میں کشیدگی ہوئی تھی، اس وقت وزیر اعظم نہیں بنے تھے عمران خان، الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، مگر جب وہ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس طرح کے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں اگر وزیر اعظم تگڑا ہو، ریگولر کابینہ کی میٹنگز بلاتا ہو تو ایسی چیزیں نہیں رہتی۔ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں گروپس، پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ آپ بڑی بھی کوشش کریں، اور میں نے کافی کوشش کی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا۔ اور 2016 میں ہم نے کوشش کی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی، وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس میں ہمیں مسئلے پڑ گئے، اس میں 2 گروپس بن گئے، ایک جہانگیر ترین کا، ایک شاہ محمود کا۔ بدقسمتی سے وہ حالانکہ کافی طور کم ہو گیا، یعنی وہ پینما کی وجہ سے ہم نے الیکشن ملتوی کر دیے، تو ہمارا یہ اس کا فال آؤٹ ہے یہ، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب تو خیر۔ اور گورنمنٹ میں جب آتے ہیں یہ ایشو ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ڈفرینٹ منسٹریز ہوتی ہیں، منسٹریز اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر پرائم منسٹر تکڑا ہو اور وہ یعنی کہ ریگولر کیبنٹ میٹنگز بلائے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر تگڑا ہو تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ پوری حکومت کی کارکردگی انہی باتوں کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ حکومت میں آنے کے بعد آپس کی لڑائی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ گزشتہ سال اپریل میں جب عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے 8 مہینے ہو چکے تھے تو اس وقت وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے اہم سرکاری اجلاسوں میں جہانگیر ترین کی شرکت پر اعتراض اٹھا دیا۔ جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے، اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے۔ 62(1)(f اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے، اور اگر 62(1)(f ہم پہ لاگو ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے۔ تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہے ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا۔ اس وقت جب آپ آگے بیٹھتے ہیں تو آپ اس وقت کے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے فیصلے کی تصحیح ہوتی ہے۔ آپ مدد کیجیے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں تجاویز دیجیے بیک گراؤنڈ میں رہ کر۔ جب آپ آ کر میٹنگز کو پریزائڈ کرتے ہیں تو اس پر اعتراض اٹھتے ہیں اور بات چھپتی نہیں ہے۔ بھئی خدمت ضرور کریں خدمت، اللہ کرے خدمت کریں جاری رکھیں، لیکن خدمت ضروری میٹنگ کی صدارت سے کرنی ہے، آپ نے رولز اور بزنس کی خلاف ورزی سے کرنی ہے، آپ نے خدمت کرتے رہے، خدمت سے کون روک رہا ہے؟ طریقہ کار تبدیل کریں۔ اس وقت بھی سوال اٹھا کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین کو سنا رہے ہیں یا وزیر اعظم کو سنا رہے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کسی اجلاس میں جائیں یا کسی اجلاس کی صدارت کریں، یہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بعد میں جہانگیر ترین نے اپنی کابینہ اجلاس میں شرکت کی وجہ بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں جب وزیر خزانہ سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی زراعت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے نہیں پتا کہ زراعت میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اسد عمر کو بطور وزیر خزانہ ہوتے ہوئے اور فرٹیلائزر انڈسٹری سے ماضی میں وابستہ ہونے کے باوجود زراعت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا تھا۔ بقول جہانگیر ترین یہ بات انہوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کو بتائی، تو پھر وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کو بلایا۔ پھر اسی انٹرویو میں جہانگیر ترین نے نام لیے بغیر اسد عمر پر تنقید کی، IMF پروگرام میں جانے میں دیر کرنے، غیر یقینی کی صورتحال پھیلنے اور بروقت معاشی فیصلے نہ کر کے معیشت کو نقصان پہنچانے پر اسد عمر پر بطور وزیر خزانہ تنقید تو ہو ہی رہی تھی، اور جہانگیر ترین نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور کہا کہ فیصلے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، وقت پر فیصلہ نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے۔ اس انٹرویو کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسد عمر سے خزانہ کی وزارت لے لی گئی۔ پھر جب چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا۔ کمیٹی کی جب رپورٹ سامنے آئی تو اس وقت جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کے وزیر اعظم سے اختلافات کے پیچھے اعظم خان ہے، یعنی غیر منتخب، جو اس وقت وزیر اعظم کے سیکرٹری ہیں۔ اور اب فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے پارٹی کی کارکردگی متاثر ہوئی، پارٹی میں غیر منتخب اراکین اوپر آئے، وزیر اعظم کے دائیں بائیں آ گئے، تبدیلی کا وعدہ پورا نہیں ہوا اور اختلافات اور کشیدگی اب بھی برقرار ہے۔ خود وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کا وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ ایک معمول کی حکومت ہے،
सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, जब मैंगल साहब अलग हुए उस दिन आपने हमारे इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इत्तेहादियों के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अपने रुकन हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। आपने तादाद भी बताई थी। वो MNS के साथ साथ ये तो काबीना के अंदर मामला इस वक्त अजीब हो गया कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी के हवाले से बोल रहे थे कि आपने ये बात क्यों कर दी। फैसल वाउडा उन पर भड़क उठे कि इसमें तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? मैंने आपको कहा था कि असल जो तहरीक इंसाफ को असल जो थ्रेट है वो इत्तेहादी जमातियों से ज़्यादा अपने अंदर जो उसके मामलात हैं, उनके अपने अंदर जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो आज भी जो वफाकी काबीना के अंदर जो वुज़रा ने जो गुफ्तगू की है, अभी भी मैं उस अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ। वो कोई चीज़ ही नहीं है। वो वुज़रा ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इमरान खान साहब को के लिए अलार्मिंग बेल हो। असल गुफ्तगू वो है जो कि कौमी असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं। और उनमें से एक जो रियाज मज़ारी साहब हैं, राजनपुर से MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कर दिया है। तो और भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो बहुत खुल के आ रहे हैं। अब ये काबीना के इजलास में तो वुज़रा ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात की है ना, लेकिन इन वुज़रा को ये नहीं पता कि आप काबीना के इजलास में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन आप कौमी असम्बली में आए जहाँ पे आप कम आते हैं, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या बातें करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनको अगर असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो उनको चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बुलाएं। तो उनको पता चलेगा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो उनके MNAs हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के MNAs हैं, वो सिर्फ वज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं भरे पड़े, वो मशीरों के ख़िलाफ़ भरे पड़े हैं जो कि नॉन इलेक्टेड मशीर हैं। और आजकल तो शिकायत यह है, क्योंकि इजलास चल रहा है कौमी असम्बली का, तो जो अक्सर PTI के MNAs हैं उनको शिकायत ये है कि चलें वज़ीर जो है, पहले हमें उनसे शिकवा था तो वज़ीर जो है वो चलें ठीक है वो इलेक्टेड तो थे ना, लेकिन अब तो कौमी असम्बली भी जो है वो गैर मुंतखब मशीरों के ज़रिए चल रही है। तो ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और आज जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के मसले पे जो काबीना में बातचीत हुई है वो हल्की फुल्की मौसीकी थी, ठीक है। फैसल वाडा साहब के बारे में सुना है कि कुछ ज़रा उनका रिएक्शन ज़्यादा था, लेकिन ये जो वुज़रा आपस में लड़ रहे हैं इनको ये नहीं पता कि भाई आप जब अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे और अपने PTI के अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे तो आपके साथ वहाँ पे क्या होगा। मगर हामिद मीर साहब, ये जो तासुर है कि कारकर्दगी इस इंटरनल फाइट की वजह से बड़ी मुतासिर हुई। आपका इंटरव्यू का हमने क्लिप दिखाया, 2018 में वज़ीर आज़म ने कहा था हुकूमत में आएंगे, वज़ीर आज़म तगड़ा होगा, फिर ये झगड़े नहीं होंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से पब्लिकली मामलात हुए, वो हमने अवाम के सामने रखे। फिर फवाद चौधरी साहब ने तो सब बयान कर दिया। मगर कुछ कारकर्दगी का तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती थी कि अगर असद उमर साहब को निकाला तो कारकर्दगी की वजह से निकाला, इमरान खान किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहांगीर तरीन साहब साइड लाइन हुए हैं, तो शुगर माफिया। ये सब क्या लॉबिंग की वजह से हो रहा है? कुछ कारकर्दगी, कुछ मेरिट, कुछ आवाम के लिए नहीं हो रहा। एक लॉबी करता है, मजबूत हो जाता है, वज़ीर आज़म के करीब हो जाता है, तो वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करा देता। देखिए, मैं कुछ अहम मामलात का ऐनी शाहिद हूँ। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो असद उमर साहब को फ़ारग करवाने में जहांगीर तरीन साहब का बज़ाहिर कोई किरदार मेरे सामने नहीं है। असद उमर साहब को निकाल कर तो हफीज़ शेख साहब को लाया गया था और सब जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब को कौन लेके आया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकाला है, तो जहांगीर तरीन से आप बहुत से मामलात पे बहुत से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन असद उमर को जहांगीर तरीन ने नहीं निकाला। ये मेरी राय है और मेरी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं एक वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। और उस एक मीटिंग थी और वहाँ पर असद उमर साहब जो हैं उनके अभी वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे और पीछे से फ़ैसला हो गया कि इनको फ़ारग करना है। और फिर वो फ़ारग हो गए थे। ना सिर्फ वो फ़ारग हुए थे बल्कि FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग फ़ारग हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब को किसने फ़ारग करवाया है? कह रहे हैं जी असद उमर ने फ़ारग करवाया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की अगर मर्ज़ी नहीं होगी तो असद उमर साहब जहांगीर तरीन को फ़ारग नहीं करवा सकते थे। तो असल बात यह है कि कुछ लोग जो है ना वो बराह रास्त बात कहने की जुर्रत नहीं रखते, या उनके ख्याल में वक्त मुनासिब नहीं है,
تو وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے. بھائی دیکھیں, اگر اسد عمر وزیر خزانہ تھے اور ان کو نکال دیا گیا این آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایک بہت نازک صورتحال میں, کس نے نکالا؟ عمران خان نے نکالا. عمران خان وزیر اعظم تھے. اور پھر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوئی, کس نے کی؟ اسد عمر نے نہیں کی, ساری دنیا کو پتہ ہے, عمران خان نے کی ہے. تو اب عمران خان کا نام جو نہیں لینا چاہتا وہ کہہ دیتا ہے یہ جہانگیر ترین نے کیا, وہ اسد عمر نے کیا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے, یہ نہ اسد عمر کروا رہا ہے نہ جہانگیر ترین کروا رہا ہے. الٹیمیٹلی جب الیکشن آئے گا تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوگی. اگر ان کی کیبنٹ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی, اگر ان کی پارٹی کے اندر ان فائٹنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو پارٹی کے بھی وہ ہیڈ ہیں اور گورنمنٹ کے بھی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو اگر پارٹی نہیں چل رہی صحیح طریقے سے, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, ذمہ دار عمران خان ہے. اگر کیبنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, گورنمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی, ذمہ دار جہانگیر ترین بھی نہیں ہے, ذمہ دار اسد عمر بھی نہیں ہے, شاہ محمود قریشی بھی نہیں ہے, ذمہ دار عمران خان ہے. جواب دہ عمران خان ہے. لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے نام پہ, جہانگیر ترین یا اسد عمر کے نام پہ ووٹ نہیں دیے تھے. یہ درست ہے, اور ظاہر فیصلہ تو وزیر اعظم نے کیا ہے, مگر وزیر اعظم فیصلے میرٹ پر کریں. پارٹی وہ جیسے بھی چلا رہے تھے, اب یہ ملک کا معاملہ ہے. اگر ملک کے معاملے میں وزیر اعظم کے جو زیادہ قریب ہو جائے, اگر کوئی کہہ دے انہیں اسد عمر کو نکالنا ہے, وہ کسی کے کہنے پر اسد عمر کو نکال دیں, یا پھر لابی کی وجہ سے جہانگیر ترین سائیڈ لائن ہو جائے, پھر اپوزیشن کہے کہ انہیں ملک سے بھی وہ باہر چلے گئے, چینی وہی 80 روپے سے اوپر ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر یہ سارے کام پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, عوام کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, انٹرنل پارٹی پالیٹکس اور وزیر اعظم کے جو قریب آ جائے ان سے وہ کام کرا لیتا ہے, تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ حکومت اس طرح چل رہی ہے. دیکھیں, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, اور اس وقت بھی جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور یہ سارے ان کی آپس میں لڑائی تھی. تو میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی اور پارٹی کے اندر گروپنگ قائم رہی اور آپ گروپنگ ختم نہ کروا سکے, تو آپ کی تو جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ اثر پڑے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم مضبوط ہو تو پھر یہ اس طرح کے اختلافات جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب مضبوط تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ماضی کی جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی طاقت عمران خان صاحب کو ملی, پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے, اور اپوزیشن بہت کمزور تھی, ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن تھی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے, لیکن اب اگر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ بھی اندر سے تقسیم ہے, ان کی پارٹی بھی اندر سے تقسیم ہے. اور یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, یہ اجلاس کیونکہ طویل ہے, اس میں یہ بجٹ اجلاس ہے, تو آپ دیکھتے جائیے اگر عمران خان صاحب نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہ بلایا, تو یہ جو وزیر حضرات ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے. میں بار بار آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ پیچھے رہ جائیں گے, ایم این ایز ان سے آگے نکل جائیں گے, یہ سارے کے سارے جو ہے آوازیں دیں گے اور وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. عامر صاحب بہت شکریہ. ہم نے اس پروگرام کے لیے اسد عمر صاحب, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب اور فواد چودھری سب کو دعوت دی, مگر کوئی پروگرام میں نہیں آیا. مگر یہ اعتراض واحد اعتراض نہیں ہے, اور منتخب وزراء کی طرف سے ایک اور اعتراض غیر منتخب کابینہ کے افراد پر اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ اس وعدے کے مطابق ہے جو وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے کرتے تھے. وہ کیا ہے, واپس سامنے رکھیں گے اس کے بعد. غیر منتخب افراد کے حوالے سے جو شکایتیں فواد چودھری نے کی, اس کے علاوہ بھی منتخب وفاقی وزراء کو حکومت سے شکایتیں ہیں. غیر منتخب افراد کے رول بڑھنے سے شکایتیں ہیں. فواد چودھری سے پہلے وفاقی وزیر غلام سرور بھی غیر منتخب افراد پر اعتراض اٹھا چکے ہیں. ہم نیوز کے پروگرام بڑی بات کے میزبان عادل شادر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاملے خصوصی کے اثاثے ظاہر کیے جائیں. کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا تک نہیں ہوں. حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں. سٹنگ وفاقی وزیر اپنی ہی کابینہ کے غیر منتخب اراکین کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو وفاقی کابینہ 51 اراکین پر مشتمل ہے. وزیر اعظم کہتے تھے کہ 20 اراکین کی کابینہ ہوگی, 51 اراکین ہیں. 27 وفاقی وزراء جو تمام منتخب اراکین ہیں, 4 وزرائے مملکت یہ بھی منتخب اراکین ہیں, جبکہ 5 مشیر ہیں, یہ تمام غیر منتخب افراد ہیں. اسی طرح 15 معاون خصوصی ہیں, ان میں سے ایک رکن قومی اسمبلی ہے, باقی تمام غیر منتخب ہیں. اور اہم پورٹ فولیوز بھی ان افراد کے پاس ہیں. 31 افراد منتخب ہیں, جبکہ 19 غیر منتخب اراکین ہیں. اہم سے مراد کہ ان کی چلتی زیادہ ہے, اور یہ منتخب اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں, منتخب اس وقت کابینہ کے ممبرز کہتے ہیں. جب اعتراض بڑھا, خود کابینہ کے اندر سے آوازیں اٹھیں, تو آخر کار 22 مہینے کا حکومت گزارنے کے بعد
22 मई को वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविन खुसूसी को फौरी तौर पर अपने असासे ज़ाहिर करने का हुक्म दिया और 15 जून तक की डेडलाइन दी गई। अब तक कितने मुशीरों और मुआविन खुसूसी ने असासों की तफसीलात जमा कराई हैं, इस हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान माजी में असासों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इमरान खान कहते थे कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी तमाम मरकज़ी क़यादत ने हुकूमत में आने से पहले अपने असासे ज़ाहिर किए, टैक्स दिया, वेबसाइट पर डाल दिया और तमाम तफसीलात डाल दी, और जब हुकूमत में आएंगे तो काबीना में आकर भी यही करेंगे, और उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भी काबीना के अरकान के लिए यही करें। पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने अपने असासे, अपने टैक्स डिक्लेयर किए और वो फिर अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि कोई भी एक्सेस करके देख सकता है और कोई बता सकता है कि जनाब इनके असासे असल है या नहीं है, छुपाए हुए हैं या नहीं। यानी कि ना वो अपने टैक्स बचा सकते हैं ना करप्शन बचा सकते हैं। ये एक इनकलाब था पहले। द लीडरशिप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द लीडरशिप मस्ट डिक्लेयर द एसेट्स and it should be put on the website. Tehreek Insaf is the only party, all the central leadership have declared their assets, their taxes, and they put it on the website. So, जब हमारी हुकूमत आएगी तो मैं आपसे जो वादे करता हूँ, एक एक चीज पे, एक वादे पे मैं ना खड़ा हुआ, मैं तहरीक इंसाफ को कहूँगा कि आपको इजाज़त है मुझे बाहर निकालने की। इक़्तिदार में आने के बाद काबीना में शामिल गैर मुंतखब अरकान के असासे ज़ाहिर नहीं किए गए। पहले मीडिया आवाज़ उठाता रहा तो मीडिया पर को माफिया कह दिया गया। अब खुद इलेक्टेड वफाकी वज़रा ये सवाल उठा रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं कौन हैं, इनके भी असासे हमारी तरह डिक्लेयर किए जाएँ। और फिर तनक़ीद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की, मगर अब तक कितने अफराद ने असासे ज़ाहिर किए हैं, जाहिद गिशकोरी से पूछते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। आवाम के सामने कब रखे जाएंगे और कितनों ने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के मुताबिक जो 15 जून की डेडलाइन थी असासे जमा कराए? शाहज़ेब, डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी 3 अरकान ऐसे हैं काबीना के जिन्होंने अपने अभी तक गोशवारे जमा नहीं करवाए। उनसे असासा जात की तफसीलात पूछी गई थी और कुल मिला के 19 लोगों से पूछा गया था, और ये 19 लोग ऐसे हैं जो कि नॉन इलेक्टेड थे। और उस वक्त डेडलाइन जो दी गई थी वो 15 जून की थी और उनको कहा गया था कि अपने तमाम असासा जात की तफसीलात आप पेश कर दें काबीना डिवीज़न को, और उनको 3 पेजेस का एक फॉर्म भेजा गया था। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो मेंबर पार्लियामेंट को भेजा जाता है, वो हर साल गोशवारे अपने जमा करवाते हैं। उनमें हमारी मालूमात में जो अब तक 15 लोगों ने जमा करवाए हैं, 6 ऐसे लोग हैं काबीना के स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र जो दरकार मालूमात थी वो काबीना डिवीज़न को उन्होंने नहीं दी हैं। दोबारा काबीना डिवीज़न ने उनको लिखा है कि वो सारी अपनी लायबिलिटीज़ की और उनके जो बाहर असासा जात हैं या पाकिस्तान में हैं जो मालूमात मांगी गई थी वो मुहैया करें। उनमें से हमारी मालूमात में 4 ऐसे कैबिनेट के मेंबर हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं या एडवाइज़र हैं जिनके पास दोहरी शहरियत रही है, उनसे ये नहीं पूछा गया था। तो ये पूछा गया है, और सबसे अहम बात यह है कि डेडलाइन 15 जून की थी और ये पब्लिक करने थे 19 लोगों के जो कि नॉन इलेक्टेड थे। अभी तक ये फ़ैसला, आज जो मेरी इंफॉर्मेशन है, फ़ैसला नहीं हुआ है यकीनी तौर पर कि इनको पब्लिक करना है नहीं करना है और कब तक ये मालूमात देनी है, क्योंकि 3 डेडलाइन पास हो चुकी हैं और 3 लोगों ने अभी तक नहीं इंफॉर्मेशन जमा करवाई हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं अवाम के सामने कब आती हैं। वफाकी वज़रा सवाल उठा रहे हैं गैर मुंतखब अरकान के हवाले से, काबीना में होने वाले झगड़ों के हवाले से। फवाद चौधरी ने बात की, उसे फैसल वाउडा ने इंडोर्स किया कि सियासी तौर पर कोई गलत बात नहीं की। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ये बातें किस तरह कर दी गई। हालांकि जो फवाद चौधरी की सियासी समझबूझ है उसकी काफ़ी कदर करते हैं असद उमर साहब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए उन्होंने बात कही। फवाद चौधरी की सियासी, मेरी जहाँ सियासी सोच खत्म होती है ना वहाँ फवाद चौधरी की शुरू होती है। वो पाकिस्तान के, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे हमारी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी ने अपनी सियासी समझबूझ के हिसाब से बात कर दी है। असद उमर खुश नहीं है, शाह महमूद कुरैशी खुश नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात।
पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में तो शामिल हो गया जहां कोरोना के केसेस और अमवात में तेज़ी आई और कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। साथ ही पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान वो तीसरा बड़ा मुल्क था जहां कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर थी, 24% तक रही। 11 जून के डेटा के मुताबिक मैक्सिको और चिली के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पाबंदियां हटाने के लिए दी गई WHO की 5% के पॉजिटिव रेट की मस्बत शरह की हद से बहुत ज़्यादा है। आज भी पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 16.5% रही। 11 जून तक का डेटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि भारत के मस्बत आने की शरह 10% से कम थी। साथ ही एक और अहम बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और स्पेन और इटली सबके टेस्ट मस्बत आने की शरह 20% से ऊपर थी। आप अपनी स्क्रीन पर जो येलो नुक्ता देख रहे हैं, पीला नुक्ता, वो पहले की शरह है और जो आप नीला नुक्ता देख रहे हैं वो अब की शरह है कि अब टेस्ट की मस्बत आने की शरह क्या है। यानी जब 20% से ऊपर थी उन सब ममालिक ने सख्त लॉकडाउन किया, मस्बत केसेस की शरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मयार पर लाए, फिर मुल्क खोला। अब अमेरिका की मस्बत केसेस की शरह 23% से कम होकर 5% है, जबकि स्पेन, इटली और फ्रांस की मस्बत केसेस की शरह 28% से कम होकर महज 2 से 3% हो गई है। पाकिस्तान में अब भी 16.5% मस्बत केसेस की शरह है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से पाबंदियां उठा ली गई, बैरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिए गए। मगर पाबंदियां उठाने की वजह से कोरोना के केसेस में जो तेज़ी आ रही है, आलमी सतह पर उसके असरात सामने आ रहे हैं। जनूबी कोरिया ने कोरोना के फैलाव में तेज़ी की वजह से हिफाजती इक़दाम के तहत आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं और दोनों ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जबकि आज हज की अदायगी के हवाले से भी सऊदी अरब की हुकूमत ने अहम फैसला किया है। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अहम फैसला है। कोरोना के फैलाव के खतरे के पेश नज़र हज की अदायगी को महदूद करते हुए सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को ही हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज के लिए कोई सऊदी अरब नहीं जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना का फैलाव कम होने के बावजूद खतरा मौजूद है, इसलिए सख्त एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव ने खिलाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 28 जून को रवाना होना है। जिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, रिजवान अहमद, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इमरान खान, काशिफ भट्टी, हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। अहम बात यह है कि अक्सर खिलाड़ियों में अलामात ही नहीं थी, मगर जब बरतानिया के दौरे की वजह से टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनमें कोरोना वायरस है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वायरस पाकिस्तान में कितना फैल चुका है। और इन खिलाड़ियों का टेस्ट ना होता तो फिर बगैर अलामात के ये खुद भी वायरस फैलाने का बाइस बनते रहते, जिस तरीके से इनको वायरस लग गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 105 अमवात के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद पाकिस्तान में 3695 है। 24 घंटों में किए गए 24,599 टेस्ट में से 3,946 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,85,000 से ज़ायद हो गई है। मगर अहम बात यह है कि टेस्ट की तादाद में कमी आई है, हालांकि इसे बढ़ना चाहिए। 30,000 से ऊपर गए, 24,000 तक आ गए हैं। पंजाब में 10,000 से कम है, सिंध में भी 10,000 से कम हुए, मगर पंजाब से फिर भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से शरह अमवात 1.98% है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ये शरह 5% से ज़ायद है। मगर पाकिस्तान में ऐसे मरीजों की अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है जो घर में आइसोलेशन में ही मगर तबीयत ख़राब होने पर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी अमवात हो रही है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि बग़ैर तशख़ीस के घर में कितनी अमवात हो रही हैं। क्योंकि जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया उन्हें घरों में आइसोलेशन में रहने को कहा गया, तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उनकी अचानक अमवात हो गई। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनकी कितनी अमवात हो सकती हैं। वकार भट्टी की आज द न्यूज़ में रिपोर्ट शाया हुई। कल सिंध का डेटा आया था, आज पूरे मुल्क का डेटा आया है। सिंध के डेटा में 182 अफराद की घरों में अमवात हुई थी, 170 का ताल्लुक कराची से था। इसकी तस्दीक वज़ीर सेहत सिंध ने की थी। और आज मुल्क भर में होने वाली ऐसी अमवात से मुताल्लिक द न्यूज़ में वकार भट्टी की एक और खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से गुज़िश्ता रोज़ तक 3,590 अमवात हुई। उनमें से 3,267 अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतकाल हुआ, जबकि 323 अफराद की घरों में अमवात हुई। घरों में जिन मरीजों की अमवात हुई ये वो लोग थे जो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से अपने घरों में आइसोलेशन में थे। उनमें से ज़्यादातर में या तो कोरोना की अलामात नहीं थी या फिर बहुत मामूली अलामात थी। खबर के मुताबिक उनमें से 6 मरीजों का इंतकाल 21 जून से 22 जून के दरमियान हुआ। 4 का ताल्लुक सिंध से, दीगर 2 का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के तजवीज़ करदा 20 शहरों में मौजूद हॉटस्पॉट की निशानदही के बाद मुतासर इलाकों को बंद करने का सिलसिला जारी है। और अब लाहौर समेत पंजाब के मज़ीद 33 मकामात को सील करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी इलाकों की तादाद बढ़ती जा रही है।
چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور میں گلبرگ، DHA، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن اور اندرون شہر کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، جبکہ گجرات، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد کے متاثرہ علاقے بھی سیل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی انتظامیہ نے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے حوصلہ افزا نتائج نکل رہے ہیں، جس کے بعد کورونا سے متاثرہ اسلام آباد کے مزید علاقوں کو سیل کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں کورونا سے متاثرہ علاقوں کو 13 جون سے سیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں، مگر کراچی میں جہاں صوبے کے 85% کورونا کے کیسز ہیں، وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے اور سندھ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے معاملے پر ٹائم میگزین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق شروع میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء نے کورونا وائرس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ وزیر اعظم عمران خان خود اسے ایک عام فلو قرار دیتے رہے۔ وفاقی حکومت یہ کہتی رہی کہ پاکستان میں کورونا کا پیک مئی کے آخر میں یا پھر جون کے آغاز میں آ سکتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست میں کورونا کا پیک آئے گا، 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو جائیں گے، یعنی آج کے مقابلے میں کورونا مریضوں کی تعداد میں 600% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات مد نظر رکھ کر اس نمبر کو سوچئے کہ کراچی جیسا شہر جس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، وہاں محض 600 ICU کے بیڈز ہیں۔ کورونا کیسز بڑھنے پر ملک میں لاک ڈاؤن لگانے کے معاملے پر بھی وزیر اعظم عمران خان ہچکچاتے نظر آئے۔ آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے معاشی حالات دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کی صلاحیت پہلے ہی محدود تھی، مگر عمران خان کی حکومت نے مسائل اور بڑھا دیے۔ کبھی کہا کورونا سنجیدہ خطرہ نہیں ہے، کبھی کہا یہ ایک فلو ہے جس سے خود پاکستانیوں کے لیے اسے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنا مشکل ہو گیا۔ وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ملک کے مختلف شہروں میں نافذ کر دی گئی، مگر اس پر عمل درآمد صرف حکومتی بیانات پر ہی نظر آتا ہے۔ اس میں کافی کرٹیکلی حکومت کی پالیسیز کو دیکھا گیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے، شوگر کمیشن کی رپورٹ کو آئے 33 دن ہو گئے، چینی کی قیمتوں میں اب تک کمی نہیں آئی۔ عام صارفین کے ساتھ ساتھ خود حکومت بھی مہنگے داموں چینی خریدتی رہی، اور اب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا، پھر اسٹے آرڈر 70 روپے چینی کی قیمت کرنے کے حوالے سے دیا گیا تھا، مگر نہیں ہوئی، تو اسٹے آرڈر کو ختم کر کے حکومت کو کارروائی کا کہہ دیا گیا۔ اب سندھ کی ہائی کورٹ میں جا کر بھی شوگر مل مالکان نے اسٹے آرڈر لیا ہے، انہیں مل گیا ہے، اور اب عدالتی حکم کے مطابق درخواست گزار شوگر ملز مالکان کے خلاف آئندہ سماعت تک کارروائی نہ کرے۔ اس حوالے سے عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور فریقین سے 30 جون کو جواب طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے شوگر مل مالکان وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات اور شوگر کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ 10 جون کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، 11 جون کو درخواست پر سماعت ہوئی، اسے آرڈر ملا، 70 روپے قیمت نہیں ہوئی، اسے آرڈر ختم کر دیا گیا۔ اب بھی چینی 80 روپے سے 85 روپے ہے۔ خود شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 5.5 ارب روپے 1 کلو 1 روپے اضافے سے کماتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں 10 ارب روپے اور شوگر مل مالکان عوام کی جیب سے نکال گئے۔ اللہ حافظ۔